सुभाष भाई, मुझे दोषियों का पता लगाने के लिए पुलिस वालों के छानबीन के कुछ हथकंडों का इल्म है। वो हर कत्ल पर पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स के मरने का असल फायदा किसको पहुंचेगा। महबूब नगर की पुलिस ने भी इसी तरीकेकार की वजह से आशुतोष पर शक किया, जो छानबीन से ठीक साबित हुआ। अगर इसी फॉर्मूले के मुताबिक मैं तुमसे पूछूं कि आशुतोष के पुलिस के शिकंजे में आने से सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचेगा, तो तुम किसका नाम लोगे? मेरे सवाल का जवाब सोचने में सुभाष ने कुछ वक्त लगाया, तो मैंने एक और सोचा समझा सवाल फेंका। अच्छा ये बताओ कि आशुतोष के गिरफ्तार होने और अदालत से लंबी सजा मिलने के बाद उसके गैंग की लगाम किसके हाथ में आएगी? बस पुलिस वालों के छानबीन के तरीकों के मुताबिक आशुतोष की गर्दन फंसने का असल फायदा भी उसे ही मिलेगा और उसी ने आशुतोष की मुखबरी की होगी। मेरी बात सुनकर सुभाष चौंका। आपका मतलब है शेखर? मैंने अनजान बनकर पूछा। शेखर वो कौन है? उसने दबे दबे जोश के साथ कहा, वही जो आशुतोष की गिरफ्तारी के बाद अब गैंग का करता धरता बन चुका है। आशुतोष को लंबी जेल हो गई तो गैंग पर उसका मुकम्मल कब्जा हो जाएगा। वो पहले ही गैंग का खजांची और हथियारों का इंचार्ज था। महांती से हथियारों की खरीदारी में भी उसी का हाथ था। मैंने कहा, फिर तो ये पक्की पक्की उसी की हरकत है। लेकिन क्या वो तुम्हारे ख्याल में इस तरह का बंदा है कि उस पर ऐसी घिनौनी कार्रवाई का शक किया जा सके? शेखर ने जोशीले लहजे में कहा, एक नंबर का मक्कार और लालची है वो दुष्ट। धन हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तो गैंग के सारे खजाने पर उसका कब्जा हो गया होगा। मुझे पता चला था कि पुलिस ने आशुतोष की हवेली पर छापा मारा तो उस समय वो हवेली में मौजूद था, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा। मैंने कहा, पुलिस में उसके मुखबर मौजूद होंगे जिन्होंने उसे पहले ही खबरदार कर दिया होगा। बस तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं, ये सब उसी का किया धरा है। मुझे तो लग रहा है कि आशुतोष को अरापिली और अरविंद को कत्ल करने पर भी उसी ने उकसाया होगा। उसने एक तीर से दो शिकार खेले हैं। मेरी बात सुनकर सुभाष ने एक बार फिर जोश भरे लहजे में कहा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। वो ऐसा ही साजिशी बंदा है। मुझसे तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि मुझे पता है कि वो कायर मुझसे इतनी दुश्मनी रखता है कि मौका मिलने पर मुझे नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकेगा। ये सुनकर मेरे जहन में झमाका सा हुआ। मुझे अपने मंसूबे को एक वाज़े रुख देने का रास्ता सूझ रहा था। मैंने कहा, यार सुभाष, तुम्हारी इस बात से मुझे एक विचार आया है। भगवान जाने मेरा शक कितना ठीक है और कितना गलत, और मुझे ये बात कहनी भी चाहिए या नहीं, मगर मामला तुम्हारी सुरक्षा का है। सुभाष ने मेरी बात काट कर बेताब लहजे में कहा, मुझे बताएं सुरेंद्र जी कि आपकी बुद्धि में क्या विचार आया है। मुझे विश्वास है कि आपने कोई समझदारी की बात ही सोची होगी। मैंने जमे हुए लहजे में कहा, सुरेंद्र भैया, तुमने बताया कि शेखर का महांती से गहरा संबंध है, जिसने ये स्टेन गन्ने आशुतोष को मंगवा कर दी हैं। सुभाष ने हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने बात जारी रखी। कहा, फिर तो ये बात भी उस बदमाश शेखर के इल्म में होगी कि महांती ने तुमको भी 2 स्टेन गन्ने बेची हैं। सुभाष ने एक बार फिर इस बात में गर्दन को जुम्बिश दी। बोला, आप कहना क्या चाहते हैं सुरेंद्र जी? मैंने कहा, मैं जंजीर की कड़ियां जोड़ने के जतन कर रहा हूँ सुभाष भैया। शेखर से तुम्हारी दुश्मनी है। अगर तुम कल पुलिस के हाथों मारे जाते तो न सिर्फ उसके कलेजे में ठंडक पड़ जाती, बल्कि तुम्हारे पास से स्टेन गन्ने बरामद हो जाती, तो अरापिली और अरविंद के कत्ल में तुम्हें भी शरीक बनाकर पेश किया जा सकता था। मेरी बात सुनकर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक सुभाष बुरी तरह चौंका। बोला, आपका मतलब है मेरी वहाँ मौजूदगी की मुखबरी शेखर ने करवाई होगी? मैंने इस बात में गर्दन हिलाकर पूछा, क्या उसके लिए तुम्हारी नकलो हरकत और कहीं मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल होगा? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, अगर वो पता लगाने की ठान ही ले तो इतना कठिन भी नहीं। हमारी फील्ड तो एक ही है। हमारे भरोसे के लोगों से हमारी सरगर्मियां छुपी नहीं होती। मैंने कहा, फिर तो मेरा ये शक ठीक हो सकता है कि तुम्हारी मुखबरी करके शेखर ने ही तुम्हें मरवाने की कोशिश की होगी। सुभाष के चेहरे पर उलझन के आसार थे। साफ लग रहा था कि उसे मेरे कयास पर कुछ ज्यादा यकीन नहीं है। मैंने मसालेहाना लहजे में कहा, मेरा ख्याल है तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हो। देखो सुभाष भैया, शेखर को पक्का पता है कि तुम्हारे कब्जे में 2 स्टेन गन्ने मौजूद हैं। वो तुम्हारा काम तमाम करके अपनी दुश्मनी भी निकालना चाहता है, मगर मुझे लगता है कि वो मकार शख्स एक तीर से कई शिकार खेलने के चक्कर में था। सुभाष का तजस्सुस बढ़ाने के लिए मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मेरी तवक्को के मुताबिक वो बेचैन होकर बोला, मैं आपकी बात समझा नहीं, थोड़ा विस्तार से बताएं। मैंने कहा, यार मेरे ख्याल में तो तुमने मुझसे ज्यादा ठंडे गर्म मौसम देख रखे हैं। मुझसे पहले समझ जाना चाहिए तुम्हें। अच्छा, मैं अपना ख्याल तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम आज पुलिस से गोलियों के तबादले में अपने साथियों समेत मारे जाते और तलाशी में तुम्हारे पास से 2 स्टेन गन्ने बरामद हो जाती,
तो कितना शोर मचता कि आशुतोष की तरह सुभाष के पास से भी ये खतरनाक हथियार निकले हैं। ऐसे में शेखर पुलिस में मौजूद अपने हिमायतियों के जरिए शुरली छोड़ देता कि हो सकता है अरापली और अरविंद को भी तुमने मारा हो। मैंने अपनी बात आधी अधूरी छोड़कर सुभाष की तरफ देखा। उसकी आंखें ताज्जुब और दहशत की मिलीजुली कैफियत में मुंजमद होकर रह गई थीं। उसने बमुश्किल खुद को संभालते हुए हिजान भरे लहजे में कहा, फिर तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए शेखर सचमुच ये साजिश रचा सकता है। मैंने ताइद में गर्दन हिलाकर कहा, बिल्कुल। पुलिस मुकाबले में एक तरफ तो तुम्हारा पत्ता साफ हो जाता, दूसरी तरफ तुम्हारी मुखबरी की बदौलत शेखर पुलिस की नजर में भला बन जाता। मेरा ख्याल है अब वो आशुतोष के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएगा ताकि पुलिस के शिकंजे में आने के खौफ से आजाद होकर खुलकर खेल सके। सुभाष की हालत देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से झंझोड़ कर जगा दिया हो। उसने बमुश्किल अल्फाज ढूंढे बोला, आप ठीक कह रहे हैं, ये उसी दुष्ट का किया धरा है। उस काले बिच्छू ने पहले अपने सरदार आशुतोष को डंक मारा और फिर छुपकर मुझ पर हमला किया और अपनी तरफ से लगभग मार ही डाला। उस शैतान को जल्द से जल्द कुचल डालना चाहिए। मैंने गुफ्तगू अपने मतलब के रुख पर आगे बढ़ाते हुए सादगी से कहा, होना तो यही चाहिए, लेकिन उस सांप का पता लगाना और फिर उसकी गर्दन पकड़ना आसान तो नहीं है ना। वो तो भगवान जाने किस गुफा में छुप कर बैठा होगा। ये बताओ कि क्या तुम उसका पता लगा सकते हो? मेरे सवाल सुनकर सुभाष चंद सानियों के लिए खामोश हो गया। उसकी नजरें छत पर जमी हुई थीं। वो बोला तो उसके लहजे में नीम उम्मीदी की कैफियत थी। बोला, मेरा ख्याल है, मुझे अंदाजा है उस समय शेखर किस ठिकाने में छुपा होगा। चंद महीने पहले भी एक डाके के बाद लूट के माल समेत 10 दिन उसने वहीं गुजारे थे। वो ठिकाना इसलिए बहुत सुरक्षित है कि पुलिस पक्की जानकारी के साथ वहां छापा भी मार दे तो उस गुप्त ठिकाने को नहीं ढूंढ सकती और उसे धक्के खाकर वापस जाना पड़ेगा। और ऐसे किसी छापे के ऐन बीच अगर कोई वहां से भागना चाहे तो पुलिस को कानो कान खबर नहीं होगी। मैंने कहा, वाह, फिर तो वाकई वो बहुत महफूज जगह है। तुम्हें उसका कैसे पता चला? और इसकी क्या गारंटी है कि पुलिस को अब तक ठिकाने का पता ही नहीं चला? उसने हंसते हुए कहा, मैं खुद 4 दिन वहां गुजार चुका हूं और इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत सुरक्षित जगह है। और जिस दिन पुलिस को वहां का पता चल गया, उस जगह का मालिक बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहां उसने स्मगल की हुई शराब की हजारों बोतलें छुपा कर रखी हैं। मैंने गहरी दिलचस्पी का मुजाहिरा करते हुए कहा, वाह, फिर तो उस जगह के महफूज होने में कोई शुबा नहीं किया जा सकता। मेरे इत्मीनान के लिए उस खुफिया ठिकाने के बारे में जरा तफसील से बताएं। सुभाष ने मुस्कुराते हुए कहा, बताता हूँ सुरेंद्र जी, आपसे क्या छुपाना। असल में वो ठिकाना महबूब नगर से 2 मील बाहर तंग आब धारा दरिया के किनारे बनी मार्बल फैक्ट्री का गुप्त तहखाना है। उस फैक्ट्री का मालिक सेठ विनायक कल्याणी है। सेठ विनायक उस फैक्ट्री जैसे कई धंधे करता है, परंतु उसकी कमाई के असल धंधे कुछ और ही हैं। जैसे ये हमसे लूट का माल औने पौने दाम खरीदता है और फिर हिंदुस्तान भर में बेचता है। जुबान का पक्का और भरोसे वाला बंदा है, लेकिन धंधे में किसी को छूट नहीं देता। उसने मुझे भी यारी दोस्ती में वहां नहीं छुपाया था। 4 दिन का पूरा 2000 रुपया लिया था, वो भी एहसान जता करके उसने शेखर से तो 6 दिन का 5000 रुपया ऐंठा था। मैंने कहा, यानी रुपया कमाने का कोई मौका जाया जाने नहीं देता। बहुत चलता पुर्जा आदमी है ये सेठ। सुभाष ने हंसते हुए कहा, मेरे और आपके अंदाजे से ज्यादा। कमाल यह है कि इतने काले धंधों के बावजूद कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, क्योंकि काम के लोगों को माल खिलाने में कभी कंजूसी नहीं करता। यूं समझ लें कि सरकार के सारे महकमों में ऊपर से नीचे तक उसके एजेंट बैठे हैं। उसके खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई की मुखबरी हाथ के हाथ उस तक पहुंच जाती। मैंने संजीदा लहजे में कहा, फिर तो शेखर वाकई बहुत महफूज जगह छुपा हुआ है। वो पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है और ना तुम्हारे जैसा कोई दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। हाँ, वो चाहे तो तुम्हारे इस ठिकाने का पता लगाकर दूसरी बार भी पुलिस को तुम पर चढ़ाई करने के लिए भेज सकता है। मुझे तो साफ लग रहा है कि वो फौरन दूसरा हमला करेगा और इस बार तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। मैंने बहुत सोचकर अपने अल्फाज का इंतखाब किया था और मेरी बातों का उस पर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक असर हुआ। मैंने उसकी आंखों में तैश की सुर्खी उतरते देखी। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने गैज़ो गज़ब की तपिश वाले लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं, उसकी बहुत पहुंच है। कहीं से मेरे इस ठिकाने की सुनगुन उसे मिल जाएगी। किसी दूसरे ठिकाने पर जाकर छुपने का कोई फायदा नहीं हो सकता है पुलिस का सहारा लेने की बजाय वो अपने चमचों को यहाँ धावा बोलने के लिए भेज दे। मुझे हमेशा से जानकारी है कि वो मेरी जान का दुश्मन है, परंतु मैं उसे आशुतोष का करीबी साथी समझकर बात टाल देता था और उससे सामना होने से बचता था। ऐसा लगता है कि उसे अगला वार करने का मौका देने से पहले मुझे उसका काम तमाम करना पड़ेगा। मैंने ये सब सुनकर इत्मीनान की सांस ली। मेरा तीर निशाने पर बैठा है। अब लोहा गर्म था और मुझे सुभाष के तैश को सिर्फ गैर महसूस अंदाज में हवा देनी थी।
मैंने कहा, वो दुष्ट इसी अंजाम का मुस्तहिक है सुभाष भैया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले ये तस्दीक तो कर लो कि शेखर वाकई सेठ विनायक की फैक्ट्री के तहखाने में पोशीदा है या हम दोनों सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए सोच में डूब गया, फिर संजीदा लहजे में बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, परंतु कम से कम ये पता लगाना तो मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं कि सेठ विनायक की फैक्ट्री का गुप्त तहखाना किसी बड़ी मछली का ठिकाना बना हुआ है या सिर्फ गैर कानूनी शराब के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मैंने हकीकी ताज्जुब के साथ पूछा, वो कैसे सुभाष भैया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में उस गुप्त तहखाने में आने जाने का रास्ता सेठ विनायक की फैक्ट्री से बिल्कुल जुड़े हुए एक बड़े से गैराज में खुलता है, जहां 2 नाकारा ट्रक और एक खटारा गाड़ी खड़ी हुई है। वो एक जीना है जिसका फौलादी दरवाजा वहां खड़े फौजी ट्रक के पीछे खुलता है, लेकिन बहुत कम लाइट की वजह से उसे देखना बहुत मुश्किल है। आम दिनों में उसमें बाहर से बहुत मोटा सा ताला जुड़ा होता है और अगर कोई मेहमान तहखाने में छुपा हुआ हो तो वही ताला दरवाजे के अंदर लगा होता है। यही निशानी गैराज के गेट की भी है। मैं जब वहां छुपा हुआ था तो सेठ विनायक ने उन दोनों तालों की कुंजियां मेरे हवाले कर दी थीं और कहा था कि अगर तहखाने से बाहर जाना हो तो दोनों दरवाजों को बाहर से ताले लगाकर चले जाना। मैंने उसकी बात गौर से सुनी और फिर तस्दीक चाही। कहा, तुम्हारा मतलब है अगर मैं सेठ विनायक की फैक्ट्री से मुंसलिक गैराज का जायजा लेने जाऊं और उसका गेट बंद हो लेकिन उस पर बाहर से ताला न लगा हो तो इसका मतलब ये होगा कि शेखर तहखाने के अंदर मौजूद है। सुभाष ने हाँ में गर्दन हिलाई, बोला, आम दिनों में तो कोई और भी मेहमान हो सकता है, परंतु इन दिनों तो सिर्फ और सिर्फ शेखर वहाँ होगा। हो सकता है उसके 2-3 साथी भी वहाँ छुपे हुए हों, क्योंकि वहाँ इससे ज्यादा बंदे एक साथ नहीं ठहर सकते। मैंने कहा, जब तुम वहाँ छुपे हुए थे तो वहाँ तुम्हें ताज़ा खाना मिलता था या गुड़ और चनों से पेट भर लिया करते थे? मेरी बात सुनकर उसने कहा लगाया, बोला, इस मामले में सेठ विनायक बहुत भला आदमी है। रात के वक्त उसका कारिंदा मेरे लिए ताज़ा खाना लेकर आता था, जो इतना होता था कि मैं और मेरा साथी प्रवीण 2 वक्त पेट भर कर खा लेते थे। दरअसल गैराज के गेट के साथ वाली दीवार पर सीधी तरफ एक उभरी हुई भूरी ईंट की शक्ल में इत्तलाई घंटी नस्ब है। जिन दिनों मैं वहाँ छुपा हुआ था, रोज रात 8 बजे के करीब सेठ विनायक का मुंह चढ़ा कारिंदा गुरुधर खाने की टोकरी लेकर वहाँ पहुँचता। वो जैसे धक्का देकर ईंट को धकेलता, हमारे पास तहखाने में एक कुमकुमा तेज तेज जलने बुझने लगता, जिससे मैं या प्रवीण दोनों ताले खोल देते। मैंने तजस्सुस भरे लहजे में कहा, ये तो बड़ा चितराई का बंदोबस्त कर रखा है सेठ विनायक ने। इसका मतलब है वो वाकई काफी होशियार आदमी है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे बताए हुए तरीके से उस तहखाने में शेखर की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जाऊं तो क्या आसानी से वहां पहुंच सकता हूं? मेरा मतलब है वहां पहुंचने का रास्ता ज्यादा पेचीदा तो नहीं? मेरी बात सुनकर सुभाष ने पुरजोश लहजे में कहा, निश्चित रूप से मुश्किल नहीं है। आप हैदराबाद जाने वाली हाईवे पर आगे बढ़ रहे हो तो भूतपूर से कोई 4 मील आगे बढ़ने के बाद तंग आब धारा का पुल आएगा। उस पुल पर से गुजरकर आगे जाने के बजाय हम उल्टे हाथ पर दरिया के किनारे किनारे के साथ उल्टे हाथ पर जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ें तो 3 मील के बाद फैक्ट्रियां आने लगेंगी। गिनकर चौथी फैक्ट्री सेठ विनायक की है, जिसका फाटक एक गली में खुलता है और जैसे ही फैक्ट्री की बाहर वाली 4 दीवारी खत्म होती है, गुप्त तहखाने वाला गैराज आ जाता है। मैंने कहा, वहाँ किसी चौकीदार वगैरह की ड्यूटी भी होती है या नहीं? सुभाष ने नफी में सर हिला दिया, बोला, उधर चौकी पहरा बिठा दिया तो लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाएगा, अभी तो कोई उधर भटकता भी नहीं। मैंने उसके मौकिफ की तायद की। इसी दौरान में यशवंत और अंकल खाना ले आए। खिचड़ी के साथ दही और मक्खन के अलावा सब्ज रंग की चटनी थी। उस जंगल में खाने का मजा आया। सुभाष ने भी नीम दराज हालत में पेट भर कर खाना खाया। उसकी हालत अब काफी बेहतर दिखाई दे रही थी। मुझे लहसुन के जायके और हल्के से खटास वाली चटनी खुसूसन अच्छी लगी। मैंने तारीफ करते हुए खाने में शरीक यशवंत से पूछा कि ये चटनी किन अज्जा से बनाई गई है। उसने एक गैर मानूस सा लफ्ज बताया। तभी सुभाष ने कहा, ये सहजन पेड़ के पत्तों की चटनी है सुरेंद्र जी। आपके ऊपरी हिंदुस्तान में इसे सुहांजना कहते हैं। हम इसकी जड़ का अचार भी बनाते हैं। यहाँ भी बहुत लगे हुए हैं इसके पेड़। मैंने कहा, ओहो, सुहांजना तो बड़ा सेहत बख्श दरख्त है। खासतौर पर तुम्हारा जख्म भरने और तवानाई बढ़ाने में तो ये बहुत कारगर होगा। तुम हर खाने के साथ ये चटनी खाओ और इसकी जड़ का अचार भी खुराक में शामिल रखो। भगवान की कृपा से चंद दिन में भले चंगे हो जाओगे। बल्कि तुम इसके पत्तों को पिसवा कर इन्हें मरहम की तरह जख्म पर लगवाओ तो खराब भी नहीं होगा और जल्दी भर भी जाएगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया। यकयक उसे कुछ ख्याल आया और उसने यशवंत को कहा, वो बक्सा कहाँ है, जरा उठा कर लाओ।
यशवंत ने इस बात में सर हिलाया और फिर दूसरे कमरे की तरफ चल दिया। वो वापस लौटा तो उसके हाथ में सूटकेस था जो वो लोग शुरू से घसीटे फिर रहे थे। मेरा अंदाजा था कि उसमें दौलत भरी हुई है, इसीलिए तो वो लोग किसी को उसे हाथ लगाने की इजाजत नहीं देते थे। खुदा जाने अब सुभाष के दिमाग में क्या बात आई थी। उसके इशारे पर यशवंत ने वो सूटकेस मेरे सामने रख दिया और फिर उसके लॉक खोलने लगा। उसने धीरे से ढक्कन उठाया तो मुझे सुरमई रंग के 2 थैले वहां रखे नजर आए। मैंने देखा कि सुभाष के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट है। उधर यशवंत ने एक थैला उठाकर उसका मुंह खोला और प्लास्टिक में लपेटा पाइप नुमा एक पुर्जा निकालकर मेरे सामने रख दिया और फिर एक के बाद दीगरे कई पुर्जे पलंग पर सजा दिए। मुझे हैरत से ये सब देखते पाकर सुभाष धीरे से हंसा। बोला, इन्हें खोल कर देखें सुरेंद्र जी, ये खजाना बहुत दूर से मंगवाया है मैंने उसके इशारे पर एक धाती पुर्जा प्लास्टिक से निकाला। पहली नजर में ही अंदाजा हो गया कि वो क्या है और फिर मैंने बिला तकल्लुफ तमाम पुर्जे निकालकर अपने सामने सजा लिए। एक नफीस मार्क 2 स्टेन गन मेरे सामने खुली हालत में सजी हुई थी। तहाँ मैंने अपने आप को अनजान जाहिर करने और साथ ही सुभाष की अना की तस्कीन के लिए हैरत से कहा, ये किस मशीन के पुर्जे हैं भैया? मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वो जोर से हंसा। यशवंत और योगेश ने भी उसका साथ दिया। बिलाखिर उसने खुशगवार लहजे में इंकिशाफ किया। बोला, ये ब्रिटिश मार्क 2 स्टेन गन है सुरेंद्र जी, महांती ने चंबल घाटी से मंगवा कर दी है। इस स्टेन गन को पुर्जों की शक्ल में खोलकर बहुत थोड़ी जगह इस तरह रखा जा सकता है कि किसी को शक भी न गुजरे और फिर 2 मिनट में जोड़कर हथियार की शक्ल दे सकते हैं। हम तीनों ये काम आसानी से करते हैं। मैंने मरूब लहजे में कहा, ये तो कमाल की चीज है सुभाष भैया, और तुम तीनों तो मेरे अंदाजे से बड़े कारीगर बल्कि अच्छे खासे इंजीनियर निकले। सुभाष ने कहा, ये कोई इतनी मुश्किल कला नहीं है सुरेंद्र जी, हम बड़ी आसानी से आपको भी सिखा सकते हैं। मैंने कहा, नहीं भैया, मैं ये सीख कर क्या करूंगा सुभाष भैया, मुझे कौन सा स्टेन गन चलाना है। मगर मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग शेखर जैसे कमीने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए काफी तैयार हैं। तुमने जो कुछ बताया उसकी रोशनी में वो तुम्हें किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा और अगला वार करने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। मेरे अल्फाज सुनकर सुभाष के चेहरे से मुस्कुराहट रुखसत हो गई। यशवंत और योगेश हमारी गुफ्तगू से नावाकिफ थे, लिहाजा वो बहुत हैरान और परेशान दिखाई दे रहे थे। सुभाष ने उन्हें मुख्तसरन बताया कि उसके अंदाजे के मुताबिक उन लोगों पर पुलिस का छापा शेखर की साजिश है और वो उसे रापली और अरविंद के कत्ल में मुलव्विस साबित करके हलाक करवाना चाहता है। पहली कोशिश में नाकामी के बाद वो चैन से नहीं बैठेगा और अब वो किसी भी वक्त उनके इस ठिकाने पर बराह रास्त भी हमला करने वाला है। ये सब सुनकर वो दोनों मुश्तइल हो गए और शेखर के खिलाफ खतरनाक इरादे जाहिर करने लगे। इस पर मैंने मुदाखलत की, कहा, सबसे खतरनाक बात यह है कि सुभाष भैया, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम इतने खतरनाक दुश्मनों का मुकाबला कर सको और न ही ऐसी जिस्मानी हालत में कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। मेरी बात सुनकर वो मजीद मुश्तइल हो गया। बोला, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे सुरेंद्र भाई, वो इस जगह का पता भी लगा लेगा। मैंने कहा, तो फिर मेरे ख्याल में उसके हमले से डर कर नींदें हराम करने से बेहतर ये है कि हम पहल करके उसका फन कुचल दें। मेरी बात सुनकर वो तीनों चौंके। फिर सुभाष ने उनकी नुमाइंदगी की। बोला, आप खुलकर बताएं कि आपके ध्यान में हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा, सीधी बात है, मैं यशवंत और योगेश को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सेठ विनायक के उस ठिकाने पर ले जाता हूँ। हम तुम्हारे बताए हुए तरीके से गिराज में दाखिल हो जाएंगे। मुझे यकीन है इतनी महफूज जगह होने की वजह से शेखर बेफिक्री से पैर फैलाए बैठा होगा। हम उसका और उसके साथ मौजूद 1-2 चमचों का काम तमाम करके तुम्हारी जान को लाहक खतरे से हमेशा के लिए तुम्हारी जान छुड़ा देंगे। मुझे लगा कि मेरी बात सुभाष के लिए कदरे हैरान कुन है, लेकिन जब वो बोला तो पता चला कि उसका ताज्जुब किसी और वजह से है। बोला, ये तो बहुत खतरनाक काम है सुरेंद्र जी, आप मेरी खातिर अपना जीवन दांव पर लगाएंगे। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, जी हाँ सुभाष भैया, मैं बस ऐसा ही सरफिरा आदमी हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए इतनी मेहनत की है और अब मुझे तुम लोगों से अच्छी खासी अपनायत महसूस हो रही है। अब तुम उसके हाथों मारे गए तो मुझे बहुत दुख होगा। उसको रोकने का मेरे ख्याल में हमारे पास बस यही तरीका है कि उसे ही नर्क में भेज दें। बाकी फिक्र न करो, मुझे पिस्तौल चलाना अच्छी तरह आता है। जरूरत पड़ी तो उस शेखर बदमाश के भेजे में गोली उतारते हुए मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। बस मुझे एक लोडेड पिस्तौल दे दो और अपने दोनों साथियों को मेरे साथ भेज दो। सुभाष मेरी बात सुनते हुए तायद में सर हिला रहा था। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेंद्र जी, आपका मंसूबा भी बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें बस एक तब्दीली करना चाहता हूँ। ये कहकर उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने पूछा, कौन सी तब्दीली सुभाष भैया? उसने कहा, यही कि मैं भी आप लोगों के साथ वहां जाऊंगा। आप लोगों को रात के समय वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने में भी मुश्किल होगी। वो जगह मेरी देखी भाली है,
मैं आपको सीधा वहां ले जाऊंगा और बाकी सब कुछ भी बता दूंगा। मैंने कहा, यार ये सब तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा आज ही ऑपरेशन हुआ है। तुम्हारे ज्यादा हिलने जुलने से जख्म खुल सकता है। हो सकता है तुम कल तक इस काबिल हो जाओ, लेकिन हमें ये काम आज ही करना है। उसने बेफिक्री से कहा, मेरी चिंता न करो सुरेंद्र जी, मैं ठीक हूँ और मैं साफ कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हर कीमत पर जाऊंगा। आपको मेरा घाव बिगड़ने का डर है तो मैं भाग दौड़ नहीं करूंगा। मैं बाहर गाड़ी में बैठ कर पहरा दूंगा। सारा काम आप लोग ही करेंगे। उसके लहजे में वही फैसला कुन कैफियत थी जिसका मुजाहिरा वो गोली निकालने के वक्त कर चुका था। उससे जोर आजमाई बेसूद थी, ताहम मैंने उसे मजीद मुतनब्बे करना जरूरी समझा। कहा, मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, मगर ये बात अच्छी तरह समझ लो कि चंद घंटों के अंदर तुम्हारा जख्म सुकड़ने लगेगा, जिससे तुम शदीद दर्द महसूस करोगे। उसने लापरवाही से कहा, मैं सह लूंगा, वैसे भी यहाँ इंतजार करते हुए मुझे ज्यादा दर्द महसूस होगा। मैंने कहा, ठीक है, अब ये बताओ कि हमें किस वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। उसने कहा, सूरज ढलने से कोई 1 घंटे पहले। हम अंधेरा फैलने से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे। सेठ विनायक की फैक्ट्री में पहले ही छुट्टी हो चुकी होगी। मैंने कहा, चलो फिर हम तैयारी करते हैं। 1.5-2 घंटे की तो बात है। अब हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि शेखर वहीं छुपा हुआ हो, वरना सारी मेहनत राख में मिल जाएगी। अच्छा, अब ये बताओ कि शेखर के लिए रात का खाना किस वक्त आएगा और कौन लाएगा। सुभाष ने कहा, लगभग 8 बजे के करीब सेठ का खास कारिंदा ऋषभ फैक्ट्री से शेखर के लिए रात का खाना लेकर आता है। मैंने कहा, ठीक है, हम अंधेरे में ऋषभ का इंतजार करेंगे। हम लोग उसके पीछे अंदर जाएंगे। ऐसा न हो कि तहखाने का दरवाजा हमें अंदर से बंद मिले और उसे खुलवाने की कोशिश में शेखर हमारी तरफ से मशकूक हो जाए। सुभाष ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसने अंदर से दरवाजा खोलने से पहले पूछ लिया तो मामला बिगड़ सकता है। ऋषभ की बजाय कोई अजनबी आवाज सुनाई देने पर उसके कान खड़े हो सकते हैं। वो दरवाजा खोलने से इनकार कर दे तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। सुभाष की हिदायत पर यशवंत ने एक भरा हुआ पिस्तौल इजाफी मैगजीन के साथ मेरे हवाले कर दिया। मुझसे मशवरे के बाद उन तीनों ने भी स्टेन गन की बजाय छोटे हथियारों पर इक्तिफा करने का फैसला किया। मुकर्रर वक्त पर हम चारों गाड़ी में जंगल की पगडंडी से मरकजी शाहराह की तरफ रवाना हुए। अपने मिजाज के बरक्स सुभाष काफी संजीदा दिखाई दे रहा था। मुझे अंदाजा हुआ कि रात के अंधेरे में जंगल के वस्त में मौजूद सुभाष के उस ठिकाने पर पहुंचना आसान नहीं होगा।